So hello everyone. So now we are again talking about the next standard that is SF 530 ऑडिट सैम्पलिंग. तो अगेन हम लोग अगर ऑडिट सैम्पलिंग की बात करें तो बहुत ही बेस स्टैंडर्ड है और इसका जो है ये वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, राइट. तो अगेन दिस स्टैंडर्ड हैज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. अब देखना यार बहुत ही सिंपल है, मज़ा आएगा आपको. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सैम्पलिंग क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सैम्पलिंग. अगेन थोड़ा सा पहले लेमन स्टाइल में समझते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे. तो यार एक चीज़ बताना, लारस से आप कभी बाजार में जाते हो, अंगूर खरीदने जाते हो, तो अगर आप अंगूर खरीदने जाते हो तो भाई वहाँ दुकानदार ने पूरा गुच्छा लगा रखा होता है अंगूर का, है ना, वो पूरा ठेला उसका भर रखा होता है क्रैप से. बट इन दैट सिचुएशन आपको क्या डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो आपको दुकानदार है वो मीठे अंगूर दे रहा है या नहीं दे रहा है, अंगूर अच्छे हैं या नहीं है. तो आप क्या उसके दुकान में से हर एक अंगूर खा खा कर टेस्ट करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि अंगूर अच्छा है कि नहीं. नहीं, आप क्या करते हो, आप उठाते हो, रैंडमली उठाते हो या देख कर उठाते हो अपना जजमेंट एक्सरसाइज करके कि आपको कौन सा गुच्छा सही लग रहा है उसमें से कुछ अंगूर तोड़ते हो, खाते हो, और अगर आपको वो अंगूर अच्छे लग गए, मिठे लग गए, तो आप कंक्लूड करते हो कि हाँ भाई अंगूर अच्छे हैं और आप उसे कहते हो कि भैया इतना मुझे पैक करके दे दो, है ना. तो प्रैक्टिकली वहां पे क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि आप सैंपल परफॉर्म करते हो, आप सैंपल सेलेक्ट करते हो. इतने सारे अंगूर है वहां पे, बट आपने सारे के सारे अंगूर खाकर नहीं देखा, आपने कुछ अंगूर 2 या 3 पीस खाकर देखा शायद, और उसके बेसिस में डिसाइड कर लिया कि अंगूर मीठे हैं कि नहीं, और आपने भैया को बोला भैया दे दो. तो वो क्या होता है, वो होता है सैंपल. वो क्या होता है, सैंपल. कि वो जो पूरा का पूरा अंगूर था, पूरा का पूरा जो अंगूर का गुच्छा था, वो क्या था, पॉपुलेशन था. कि आपने इस पूरे पॉपुलेशन में से एक सैंपल साइज सेलेक्ट किया, आपने उस पूरे पॉपुलेशन में से एक सैंपल साइज सेलेक्ट किया और उस सैंपल साइज के बेसिस में आपने पूरे पॉपुलेशन के अंदर ओपिनियन बना दिया. ठीक है. अब देखो वहां दो बातें होती हैं. एक तो होता है नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो कि ठीक है यार, गए बाजार में गए और कुछ कुछ अंगूर चूज करके खा के देखा, मिठा लगा, ले गए, और घर वाले कहते हैं वाह यार मजा आ गया अंगूर खा के. जबकि आपने हर एक अंगूर खा के नहीं देखे थे, आपने सिर्फ सैंपल बेसिस में खा के देखा था. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना यार कि घर में गए, बहुत ही शौक के साथ अंगूर खोला और पता चला कि भाई यार अंगूर खा रहा हूँ यार, मजा नहीं आ रहा, ये तो वो टेस्ट नहीं है, खट्टा निकल गया, ये तो मैं तो चेक करके आया था यार, फिर भी अंगूर तो खट्टे निकल गए. ऐसा भी होता है ना. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने तो वो जो ओपिनियन फ्रेम करा था कि अंगूर मिठा है, आपने जो पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अपना ओपिनियन फ्रेम किया था वो सैंपल के बेसिस में किया था. एंड वहां पे एक रिस्क हमेशा बना रहता है, वहां पे एक रिस्क हमेशा क्या होता है सर, बना रहता है, जिसको कहते हैं सैंपलिंग रिस्क, जिसको कहते हैं सैंपलिंग रिस्क. तो जब हम ऑडिट सैंपलिंग की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट जो अपने को अच्छे से समझना होता है कि सर व्हाट इज सैंपलिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग रिस्क. तो ये बहुत ही लेमन एग्जांपल लिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सैंपलिंग क्या हो सकता है, सैंपलिंग रिस्क क्या हो सकता है. पहले लेमन एग्जांपल लेंगे और फिर फाइनेंशियल्स में आएंगे. तो जैसे हमने ये अंगूर वाला एग्जांपल लिया तो समझ आया सैंपल क्या था इसमें, पूरा पॉपुलेशन क्या था, पूरा पॉपुलेशन वो अंगूर थे. आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो 3-4 पीस अंगूर के थे जो आपने खाए, और फिर अकॉर्डिंगली आपने ओपिनियन दे दिया कि अंगूर मिठे हैं कि नहीं. और अगर अंगूर खट्टे निकल गए बाद में घर जाने के बाद तो वो आपका सैंपलिंग रिस्क था. ठीक है, बिकॉज आपने सैंपल बेसिस में काम किया था, आपने सारे के सारे अंगूर खाकर नहीं देखे थे. क्लियर है. अब यहां पे और अगर एग्जांपल लें तो सैंपलिंग का मतलब तो भाई सिंपल सी चीज हो गई कि मैं पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करता हूं, पूरे पॉपुलेशन में ओपिनियन फ्रेम करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक सैंपल साइज सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे जो पॉपुलेशन का मतलब होता है ना, पॉपुलेशन का मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं होता, पॉपुलेशन का मतलब पूरा यूनिवर्स नहीं होता. यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब होता है कि मेरे को जिस पार्टिकुलर चीज के ऊपर ओपिनियन बनाना है उसका जो टोटल साइज होगा वो पॉपुलेशन होगा. अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन बनाना है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे लिए पॉपुलेशन होगा. अगर मेरे को लेट अस से कि हिंदूज को क्या पसंद है, इंडिया में जो हिंदूज रहते हैं हिंदूज को क्या पसंद है, अगर मेरे को एक ऐसा सैंपल सर्वे करना है तो वो जो हिंदूज है वो मेरे लिए टोटल पॉपुलेशन होगा, और फिर उसमें से जितने लोगों से मैं बात करूंगा वो सैंपल होगा. तो पॉपुलेशन का मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं होता है, पॉपुलेशन का मतलब कि मेरे को जिस चीज के ऊपर ओपिनियन फ्रेम करना है उस पार्टिकुलर चीज को मैं क्या बोलूंगा, पॉपुलेशन, जो उसका टोटल दायरा रहेगा. और मैं उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लूंगा और सैंपल बेसिस में क्या करूंगा, अपना ओपिनियन फ्रेम करूंगा. क्लियर है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉपुलेशन एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज सैंपल. अब देखिएगा यहां पे,
कभी कभी क्या होता है कि आप जब एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, तो एग्जाम्स के अंदर भी क्या होता है यार कि मतलब मान लो कि लेट अस से तुमने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करा था, बट तुम 10 क्वेश्चन छोड़ के गए थे, पूरे सिलेबस में तुम 10 क्वेश्चन छोड़ के गए थे। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि वो जो 10 क्वेश्चन छोड़ के गए थे ना, उसमें से एग्जाम में आ गया और तुम फेल हो गए। तुमने तो इतना मेहनत करा था, पूरा सिलेबस तुमको आता था, सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं आते थे और वही 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तुम फेल हो गए। पता है ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकता हूं कि आईसीआई ने आपके बारे में गलत ओपिनियन फ्रेम कर लिया। आप इतने डेडिकेटेड बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, पूरा सिलेबस करके गए थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन करके गए थे, बट आईसीआई ने आपके बारे में गलत ओपिनियन फ्रेम कर लिया कि नहीं ये पास होना डिजर्व नहीं करता था। अब आपके घर वाले भी आपके बारे में गलत ओपिनियन फ्रेम कर लेंगे, इसने मेहनत नहीं किया होगा, इसने पढ़ाई नहीं करी होगी, सीए इसकी बस की नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप डिजर्व करते थे। सो इन दिस वाले सिनेरियो क्या हुआ, क्यों वो गलत ओपिनियन फ्रेम कर लिया आईसीआई ने, क्यों वो गलत ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं आपके पेरेंट्स? बिकॉज जो हमारा पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो सैंपल बेस्ड है। अगर आपसे उसने पूरे सिलेबस का हर एक क्वेश्चन पूछा होता, हर एक सवाल पूछा होता, तो उन 1000 में से आप 10 क्वेश्चन गलत लिखते और 10 क्वेश्चन गलत देते और 990 क्वेश्चन सब सही लिखते और आपको हो सकता है कि रैंक आ जाता टॉप 3 में। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो सैंपल बेसिस में कंडक्ट किया जाता है, तो वहां पे एक रिस्क इन्वॉल्व है कि भैया 10 क्वेश्चन छोड़ के गए थे, वही 10 क्वेश्चन आ गए, आपके बारे में गलत ओपिनियन फ्रेम हो गया। और कुछ लोगों की नसीब इतनी अच्छी होती है, उन्होंने इतने अच्छे पुण्य करे होते हैं, उन्होंने इतने अच्छे कर्म करे होते हैं कि पता चला सिलेक्टिव बेसिस में 200 क्वेश्चन पढ़ के गए, उसी में से आ गया पेपर और बस रैंक का बस बहुत एग्जामिनेशन मार्क्स आ गया, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो सैंपल में है। तो वहां पे देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ रॉन्ग ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? सैंपलिंग रिस्क कहा जाता है। क्लियर है? उसको क्या कहा जाता है? सैंपलिंग रिस्क कहा जाता है। तो देखना, मान लो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, दिस इंटायर पॉपुलेशन, इस पूरे पॉपुलेशन के ऊपर आपको ओपिनियन फ्रेम करना है। तो आप क्या करोगे? इस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल साइज सिलेक्ट करोगे और उस सैंपल साइज को आप एग्जामिन करोगे, उस सैंपल साइज के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे और पूरे पॉपुलेशन के ऊपर क्या करोगे? अपने ओपिनियन दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रिलायंस का ऑडिट करने जाते हैं, हम लोग टाटा का ऑडिट करने जाते हैं, तो बहुत बड़ी एंटिटीज हैं, उनके बहुत सारे वाउचर्स हैं। अगर आप सिर्फ परचेज वाउचर्स का ही 100% चेकिंग करने लग जाओ ना, पता चलेगा 2 महीने तक तो आप सिर्फ परचेज की चेकिंग करने के लिए लगे हो और पूरा रिलायंस का ऑडिट में 1 साल चला गया। आप सिर्फ रिलायंस का ही ऑडिट कर रहे हो, किसी और का ऑडिट ही नहीं करा। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस, प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसमें एक सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं कि वो जो पूरा पॉपुलेशन, अगर मैं परचेज की चेकिंग कर रहा हूं तो वो जो परचेज है मेरे लिए उस वक्त तो परचेज पूरा पॉपुलेशन है, मैं उसमें से एक सैंपल साइज सेलेक्ट करूंगा 5%, 10%। स्टैट ऑडिट में नॉर्मली 5%, 10% होता है और इंटरनल ऑडिट में नॉर्मली 30, 35, 40% तक पहुंच जाता है। तो मैं एक सैंपल साइज सेलेक्ट करूंगा कि 5% वाउचर्स में चेक करूंगा। अगर 1 लाख वाउचर्स हैं तो 5%, 5000 वाउचर्स में चेक करूंगा और 5000 वाउचर्स चेक करने के बाद मैं ओपिनियन दे दूंगा कि वो जो वाउचर्स हैं वो सही है या नहीं है, वो जो वाउचर्स है वो ठीक है या नहीं है। सो दैट इज हाउ आई परफॉर्म दिस सैंपल, दैट इज हाउ आई परफॉर्म दिस सैंपल। तो परचेज के लिए, सेल्स के लिए, हर डिपार्टमेंट हम लोग क्या करते हैं? इसी तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को पूरा पॉपुलेशन पर ओपिनियन फ्रेम करना है, बट 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। तो मैं एक सैंपल सेलेक्ट करूंगा और उस सैंपल के ऊपर अपना ओपिनियन फ्रेम कर दूंगा। क्लियर है? तो दिस इज नॉन एज सैंपलिंग। अब देखना, जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं सर, तो एक सैंपलिंग रिस्क भी आता है। अब ये सैंपलिंग रिस्क क्या आता है? सैंपलिंग रिस्क मतलब कि देखो, अगर मैंने 100% चेकिंग करी होती, अगर मैंने 100% चेकिंग करी होती, तो मान लीजिए कि लास्ट से मेरा ओपिनियन होता 100% अगर चेकिंग करी होती, आईसीआई ने अगर आपका 100% सिलेबस के ऊपर टेस्ट लिया होता, तो आईसीआई का ओपिनियन होता कि यू आर ए रैंकर। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आईसीआई ने आपका सैंपल बेसिस में पेपर चेक किया, सैंपल बेसिस में आपको इवैल्यूएट किया, आईसीआई ने ओपिनियन बना लिया दैट यू आर ए फेलियर, तो वहां पे वो क्या हो गया? सैंपलिंग रिस्क। वहां पे वो क्या हो गया? सैंपलिंग रिस्क। आईसीआई ने आपके ऊपर अंडर रिलाई कर लिया, ओपिनियन गलत हो गया। अगर आईसीआई ने 100% पेपर के ऊपर आपसे सवाल पूछे होते तो आप रैंक ले आते, लेकिन आईसीआई ने सैंपल बेसिस में सवाल पूछा, फेल हो गए, तो वो क्या था? सैंपलिंग रिस्क था। सिमिलरली हो सकता है कि अगर आप 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते
तो आप ओपिनियन फ्रेम करते दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपने सैंपल बेसिस में चेक करा, 5% वाउचर सेलेक्ट कर लिए और उस सैंपल बेसिस में अपना ओपिनियन फ्रेम करा, तो आपने ओपिनियन फ्रेम करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनमॉडिफाइड, देयर इज, आपने एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, आपने बोला देयर इज नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, बिकॉज हो सकता है कि वो जो 1 लाख वाउचर्स में से आपने 5,000 वाउचर सेलेक्ट करा, वो 5,000 वाउचर्स में आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई नहीं दी, तो अकॉर्डिंगली आपने बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनमॉडिफाइड। लेकिन वो जो बचे हुए 95,000 वाउचर्स थे, सारी गड़बड़ी उसमें ही थी, सारे फ्रॉड्स उसमें ही थे, बट क्योंकि आपने सैंपल बेसिस में चेक नहीं, सैंपल बेसिस में चेक करा, आपने बाकी 95,000 वाउचर्स चेक नहीं करे। लेकिन अगर आपने 100% चेकिंग करा होता और पूरे 1 लाख वाउचर्स चेक करे होते, तो आपने बोला होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैटेरियली मिसस्टेटेड। समझ पा रहे हो? तो वो क्या हो गया, एक सैम्पलिंग रिस्क हो गया, दैट इज कंसिडर्ड एज द सैम्पलिंग रिस्क, दैट हैड यू एग्जामिन्ड 100% population, your opinion might have been something else, and because of the fact that you have resorted to sampling, your opinion is something else। तो वो क्या हो गया, सैम्पलिंग रिस्क हो गया। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि मान लो उस 1 लाख वाउचर्स में से, उस 1 लाख वाउचर्स में से कुल मिलाकर लेट अस से 1000 वाउचर्स में एरर्स थे, बाकी 99,000 वाउचर्स में एरर्स नहीं थे। अब इन दैट सिचुएशन अगर आपने 1 लाख वाउचर्स की चेकिंग करी होती, तो 99,000 वाउचर्स में कुछ गलतियां नहीं थी, 1000 वाउचर्स में एरर थे, हो सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते। लेकिन आपने सैंपल सेलेक्ट किया 5,000 वाउचर्स का, और वो 5,000 में से वो 1000 वाउचर्स आपको मिल गए जो गलत है, यानी एक मैटेरियल चंक गलत है, हो सकता है आप यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन दे दो। समझ पा रहे हो? तो 100% अगर चेकिंग करी होती तो ओपिनियन कुछ और होता। आपने सैंपल बेसिस में चेक करा, आपने कंक्लूड करा कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर आप 100% चेक करते तो आपको पता चलता कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट उतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। आपने सैंपल बेसिस में चेक करा, आपने कंक्लूड करा कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर आप 100% 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते तो आपको पता चलता कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं, सैंपलिंग रिस्क कहते हैं, राइट। तो नॉर्मली सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जब आप परफॉर्म करते हो एज ए ऑडिटर और सैंपल बेसिस में काम करते हो, तो इसी तरीके के सैंपलिंग रिस्क अराइज होते हैं। ठीक उसी तरीके से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते वक्त भी सैंपलिंग रिस्क अराइज होता है। तो जब आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो एज ए ऑडिटर, यानी वाउचिंग करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, तो 2 तरीके के रिस्क अराइज होते हैं। एक, आपने ये कंक्लूड करा कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, जबकि अगर आप 100% फाइनेंशियल्स की चेकिंग करते तो आपको पता चलता कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। एक, आपने कंक्लूड करा कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप 100% फाइनेंशियल्स की चेकिंग करते तो आपको पता चलता कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। और ये जो रिस्क अराइज हो रहा है व्हाइल परफॉर्मिंग सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, इस रिस्क को क्या नाम दे दिया, सैंपलिंग रिस्क नाम दे दिया। सिमिलरली सैंपलिंग रिस्क में अराइज व्हाइल परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। चलो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते वक्त सैंपलिंग रिस्क कैसे अराइज हो सकता है, एक देसी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट अस टेक ए ट्रेडिशनल एग्जांपल वंस अगेन। आप सबके साथ होता होगा, मान लो आप ना बेटा रात भर बहुत मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, रूम में बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ते हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, मतलब ऐसा फिक्स्ड है आप हमेशा पढ़ते रहते हो, 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 मेहनत करते रहते हो, मतलब कुछ करते ही नहीं और। लेकिन आपका किस्मत इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है, हर इंसान यार कभी फोन में बात करता है, कभी गाने सुनता है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे ना 4-5 घंटे डेडिकेशन के साथ, तब आपके पेरेंट्स को आपकी याद नहीं आई, लेकिन आपने बस फोन में बात करना शुरू करा, थोड़ा बहुत चैटिंग वैटिंग स्टार्ट किया, तब भी आपकी मम्मी एंटर करती है चाय लेकर, बेटा चाय पी ले, मेहनत कर रहा है। और फिर आपकी मम्मी देखती है कि ये तो फोन में लगा पड़ा है, और आपकी मम्मी आपके बारे में क्या ओपिनियन फ्रेम करती है कि मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, निकम्मा है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, मेहनत नहीं करता। जबकि रियलिटी में सच क्या था, रियलिटी में सच ये था कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। पता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये गलत ओपिनियन फ्रेम क्यों हो गया? एक तरीके से आपकी मम्मी जो चाय लेकर आई थी ना आपके कमरे में, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रही थी, वो कंट्रोल्स चेक कर रही थी, देख रही थी कि आप ढंग से पढ़ रहे होगे नहीं। फाइनेंशियल का पार्ट तो था नहीं लेकिन अगर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाकर 100% सुपरविजन करा होता, सुबह से रात तक आपको देखी होती, तो उनको पता चलता कि यू आर वर्किंग सो हार्ड। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी रिजॉर्टेड टू सैम्पलिंग एंड वो रैंडमली किसी टाइम में आ गई और उस टाइम आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उनको लगा कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, और उन्होंने आपके बारे में गलत ओपिनियन फ्रेम कर लिया। आप पता है वो क्या करने लगेंगे, आपके ऊपर अंडर रिलाई करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, आपके ऊपर अंडर रिलाई करने लगेंगी।
आपके ऊपर कम भरोसा करने लगेंगे। आप जब कहोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आपकी मम्मी फिर भी विश्वास नहीं करेंगी कि आप पढ़ रहे हो। अननेसेसरली वो क्या करेगी, फॉलोअप्स करेंगी, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। लेकिन बताओ, ये जो अननेसेसरी वो फॉलोअप कर रही है, क्या इसकी जरूरत थी? नहीं थी। वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रही है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दैट सैम्पलिंग रिस्क। सिमिलरली एक दूसरा सिचुएशन है, कुछ लोग इतने, मतलब भगवान ने यार क्या किस्मत दिया होता है यार, हमेशा मतलब कुछ पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन ठीक उनको टाइमिंग पता होता है। जैसे ही मम्मी पहुंची चाय लेकर, तुरंत पढ़ना स्टार्ट। मम्मी ने बोला हाय मेरा लाल कितना मेहनत करता है, कितना डेडिकेटेड है। अब मम्मी तुम्हारे ऊपर क्या कर लेगी? ओवर रिलाई कर लेगी, भरोसा कर लेगी। तुम कह रहे हो दोस्त के साथ पढ़ने जा रहा हूँ, मम्मी बोलेगी हाँ बेटा दोस्त के साथ पढ़ाई करने गया होगा जब तुम पिकनिक में जा रहे थे। और अब तुम्हारे ऊपर मम्मी क्या कर लेगी? ओवर रिलाई कर लेगी। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? तुम बिगड़ जाओगे। ऐसा ही होगा ना। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, Similarly, if we talk about in the context of financial statements, तो while performing test of controls, ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एसेस करेगा तो सैंपल बेसिस में करेगा, 100% चेकिंग नहीं करेगा अगर, तो वहां पे क्या होगा? रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। उसने सैंपल बेसिस में चेक करा, उसको लगा कि कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उसने 100% चेक किया होता तो उसको पता चलता कि कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। उसकी वजह से एरनियस कंक्लूजन फॉर्म करेगा वो। Similarly, there is a risk of under reliance. And at the time of performing substantive procedures, उसने 10,000 वाउचर्स में से 5,000 वाउचर्स चेक करे, तो जिसकी वजह से उसने कंक्लूड कर लिया कि मेटल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, जबकि इन रियलिटी मेटल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से उसका ओपिनियन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये जो गलत ओपिनियन फ्रेम हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग की वजह से हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सैंपल चूज करने का तरीका आपका साइंटिफिक होना चाहिए, और सैंपल चूज करते वक्त आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। तो दिस इज नॉन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड दिस इज नॉन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश की है, rather than going into the technical word. तो ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है risk that the auditor's conclusion based on the sample is different from the conclusion if entire population, यहां पे हम लोग ऐसे 530 में population word यूज करते हैं। if the entire population मतलब entire set of financials is subjected to the same audit procedure. In other words, sampling risk is equal to opinion based on selected sample size minus opinion based on 100% financial statements oblique larger sample size. Sampling risk can lead to two types of erroneous conclusions. That is, in case of test of controls, the controls are more effective than they actually are. यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते वक्त ऑडिटर को ऐसा लग सकता है कि कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव हैं, जबकि इन रियलिटी वो इफेक्टिव नहीं थे। और इन द केस ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स, दैट इज अ मेटल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इट फैक्ट एग्जिस्ट। ऑडिटर को लग सकता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स को टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी कहते हैं, कि मेटल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि अगर वो 100% फाइनेंशियल चेक करता तो वो कंक्लूड करता कि मेटल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। The auditor is primarily concerned with this type of erroneous conclusions because it affects audit effectiveness and is more likely to lead to an inappropriate audit opinion. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑडिट इफेक्टिवनेस में फर्क पड़ रहा है और ओपिनियन जो है वो इनएप्रोप्रिएट हो रहा है, इज गिविंग ए रॉन्ग ओपिनियन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रिजॉर्टिंग टू सैम्पलिंग। तो ये क्या हो गया? सैम्पलिंग रिस्क हो गया। Similarly, in case of test of controls, auditor may conclude that the controls are less effective than they actually are. ऑडिटर कंक्लूड कर सकता है कि कंट्रोल्स कम इफेक्टिव हैं बिकॉज उसने सैंपल बेसिस में चेक करा है, जो भी गड़बड़ी दिखनी थी वो उसी वक्त दिख गई। राइट, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सीसीटीवी कैमरा हमेशा काम करता है बहुत अच्छे से, लेकिन जब ऑडिटर पहुंचा तभी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो ऑडिटर क्या कंक्लूड करेगा कि कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव है, जबकि इन रियलिटी कंट्रोल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। और इन द केस ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स, that a metal misstatement exists when in fact it does not. तो ऑडिटर कंक्लूड कर सकता है कि मेटल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, जस्ट बिकॉज अगेन ही हैज रिजॉर्टेड टू सैम्पलिंग। बिकॉज 5,000 वाउचर्स में 1000 गलतियां मिल रही हैं, तो वो एरर जो मिसस्टेटमेंट का फिगर है बहुत बड़ा दिखता है। और अगर 1 लाख चेक करके 1 लाख वाउचर्स चेक करके वो 2000 दिख रहा है, तो अगेन वो कम दिखता है, छोटा दिखता है। This type of erroneous conclusion affects audit efficiency as it would actually lead to additional work to establish that the initial conclusions were incorrect. फॉर एग्जाम्पल अभी जो करंटली हो रहा है कि पता लगाया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर कितने लोग कोरोना से प्रभावित हैं, वो भी तो सैंपल बेसिस में ही हो रहा है ना, पूरे पॉपुलेशन का तो कोरोना टेस्ट लिया नहीं जा रहा है।
सैंपल बेसिस में काम हो रहा है। तो जब सैंपल बेसिस में काम हो रहा है, मान लो 10,000 लोगों की टेस्टिंग करी, और जो 10,000 लोगों की टेस्टिंग करी, मान लो एक भी बंदे का केस नहीं निकला कोरोना, तो एक स्टेट ने कंक्लूड कर लिया कि हमारा स्टेट कोरोना फ्री है। जबकि अगर पूरा स्टेट का चेकिंग हो गया होता तो पता चलता कि बहुत सारे कोरोना केसेस निकल जाते। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी होता है कि भाई 10,000 की चेकिंग करी, 6,000 लोग निकल गए कोरोना पॉजिटिव। तो कभी कभी ये कंक्लूड कर लिया जाता है कि वी हैव एंटर्ड इनटू दैट कॉन्टेजियस जोन, हम स्टेज 3 में पहुंच गए हैं। जबकि हो सकता है कि वो सैंपल का साइज इतना सिलेक्टिव था, इतना साइंटिफिक था कि चुन चुनकर लोगों को सिलेक्ट किया गया था, सिम्टम बेस्ड लोगों को सिलेक्ट किया गया था, एंड अकॉर्डिंगली 10,000 में 6,000 लोगों का केस निकला। अगर पूरे स्टेट की भी आप कोरोना टेस्ट करा लो तो इन दैट केस सिर्फ 10,000 लोगों का ही कोरोना निकलने वाला है, 4,000 लोगों का और निकलने वाला है। सो वहां भी क्या हो रहा है, वो सैम्पलिंग रिस्क हो रहा है। समझ रहे हो ना, सैंपल बेसिस में काम किया जा रहा है, बट अगेन वो सैम्पलिंग रिस्क राइज हो रहा है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल, व्हाट इज सैंपल एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए कहा जाता है कि भैया सैंपल साइज जो आप सिलेक्ट करोगे वो बहुत साइंटिफिक वे में सिलेक्ट होना चाहिए। सैंपल साइज शुड बी सिलेक्टेड इन ए वेरी वेरी साइंटिफिक मैनर, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या सैंपल साइज सेलेक्ट करने वाले हो, आप किस तरीके से सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो, दैट इज गोइंग टू प्ले ह्यूज रोल अपॉन कि आपका जो ओपिनियन आप फॉर्म करने वाले हो वो करेक्ट ओपिनियन फॉर्म करने वाले हो या नहीं हो, राइट। सो फिर जो अगला कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज। आई बिलीव इतना क्लियर हो गया कि व्हाट इज सैम्पलिंग एंड व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क।